चलिए, प्रजातंत्र वाला टॉपिक हम लोग का चल रहा था। ठीक है, और यहाँ तक कि जो है हम लोग का हम लोग लोकतंत्र के सिद्धांत पढ़ रहे थे ना। तो लोकतंत्र के सिद्धांत, लोकतंत्र के सिद्धांत, और इसी के अंतर्गत हमने 3 बताया था आप लोग को कल। एक हमने बताया था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, सही बात है। इसके अंतर्गत जो हम लोग का क्या था, परंपरागत, हम उसको नहीं लिखना चाह रहे हैं, पुराना चीज नहीं लिखना चाह रहे हैं, डायरेक्ट उस पे आते हैं ना। हम लोग का टॉपिक ही है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से आधुनिक लोकतंत्र को शुरू करते हैं ना, क्योंकि बार बार उसी चीज को करने से कोई मतलब नहीं है। आधुनिक लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र। अब इसके अंतर्गत हमने कल बताया था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, या इसी को अभिजन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा क्या था, बहुलवादी सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत। तीसरा मार्क्सवादी सहभागिता मूलक, सहभागिता मूलक सिद्धांत। ठीक है, यहां तक हो गया था। अब विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत चलिए आप लोग थोड़ा बता दीजिए, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या अभिजन सिद्धांत जो होता है, इसके अंतर्गत जो है इसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के समर्थक कौन है। हाँ, विशिष्ट वर्गीय इसके सिद्धांत कौन है, पैरेटो। और पैरेटो ने जो है इसी को और क्या कहा जाता है, हम इंग्लिश में लिखाए थे। हाँ नहीं, इलीट थियरी, इलीट थियरी को ही कहा जाता है ना अभिजन सिद्धांत। और फिर इसी को, इसी के क्रम में हम लिखाए थे समर्थक में ही आप लोग को कि जो मीचल्स का लिखाए थे, माइंड एंड सोसाइटी। फिर मीचल्स के बाद हमने किसको लिखाया था, मास्का को। मास्का के बाद किसको लिखाए थे, सी राइट मिल्स। आप लोग लग रहा है रिवीजन नहीं किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए इसमें हमने बताया था कि जो आबुद्धवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, पैरेटो ना। आबुद्धवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, पैरेटो। और इसी में जो है जो मेन फैक्ट है इसमें वही पूछेंगे। इसमें हमने बताया था कि जो आबुद्धवादी सिद्धांत होता है, इसमें जो जनता होता है अपना राजनीतिक जो व्यवहार करता है, किसके आधार पर करता है, भावना के आधार पे। लेकिन जो नेता होता है वो किसके आधार पर करता है, विवेक बुद्धि के आधार पर करता है। इसीलिए जो नेता होता है क्या करता है, जनता की भावना को भड़का देता है, किसके नाम पर, उसके जाति, उसके धर्म, उसके भाषाईवाद, उसके क्षेत्रवाद के नाम पर। और फिर क्या करता है, उससे वोट प्राप्त कर लेता है और 5 साल सत्ता की मलाई खाता है। यहां तक कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग का इसमें बताए थे आप लोग को जो है कि इसमें ब्राइट का बताए थे, कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो वह कुलीन तंत्रीय होता है। आप बताइए 12:37 में मैसेज कर रहे हैं हमारे पास, और तुरंत जो है टिन ने बोला बाय साइलेंट मोड से हटा हुआ, तो हमने कहा किसका इतनी रात को मैसेज आ गया। अच्छा, जब ऐसे मैसेज दिखता है तो फिर ये रहता है कि अच्छा लाइए उठकर रिप्लाई ही कर देते हैं। उसको हमने देखा कि सारा चीज स्पष्ट है, हमने लिखकर भेजा, यूथ कंपटीशन से सारे सोर्स से नहीं ये सही है लेकिन ग्रुप पे ये सारा चीज मत किया करिए, व्यक्तिगत कीजिए। क्योंकि जो चीज है सारा चीज जान लीजिए कि ये आप लोग अभी जाएंगे, आप लोग पेपर जब लगाएंगे, आपका चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आप नेट के क्वेश्चन को देखेंगे, सीधा दिया हुआ है कि लौह तंत्र नियम का सिद्धांत किसने दिया, अल्पतंत्र के लौह नियम सिद्धांत किसने दिया।
मिलीब्लैंड और सी राइट मिल्स ने कौन सा सिद्धांत दिया, शुम्पीटर ने कौन सा सिद्धांत दिया, जाकर देखिए एकदम बढ़िया। पैरेटो का पूछा हुआ है, बहुलवाद का समर्थक पूछा हुआ है, आप लोग का पुस्तक का नाम पूछा गया है, ठीक है। अरे देखिए देखिए, गुण और दोष के संदर्भ में अलग अलग विचारों का अलग अलग जगह अलग अलग रोल है, ठीक है। इसलिए देखिए पैरेटो भी कहता है, पैरेटो क्या कहता है कि इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान कहा है इतिहास को, कि जो इतिहास है ये कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है, इनका कभी उत्थान हुआ है कभी पतन हुआ है, ठीक है। तो खैर ये सारा चीज तो हम लोग का हो चुका था। और फिर हमने जो है इसी में आप लोग को बताया था, जो है ब्राइस के बाद जो है मुसोलिनी को बताया था। मुसोलिनी क्या कहता है, जनता वह घोड़ी है जिसे घास फूस खिलाकर उस पर क्या किया जा सकता है, सवारी किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया था पैरेटो जो था वो देखिए क्या करता है, अभिजन का संचरण सिद्धांत देता है, अभिजन वर्ग का संचरण सिद्धांत देता है। और ये यहां पर क्या कहता है, समाज में दो अभिजन होते हैं, एक क्या होता है, एक शेर स्वभाव वाला, दूसरा लोमड़ी स्वभाव वाला। शेर स्वभाव वाला क्या होता है, सिद्धांतवादी होता है, लोमड़ी स्वभाव वाला अवसरवादी होता है। जो लोमड़ी स्वभाव वाला होता है हमेशा इस ताक में लगा रहता है कि कब हम सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति को हटा दे और खुद को वहां पर स्थापित कर ले। इसी प्रकार जो है जो अभिजन होते हैं इनका उत्थान और पतन क्या होता है, जारी रहता है। यहां तक हो गया था बराबर। फिर हमने आपको पैरेटो को बताया था कहाँ इसको जो है इतिहास को कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान कहा जाता है, यहां तक बराबर हो गया था। फिर इसके बाद जो है आप लोग किस में आएंगे, मिचेल्स है, शायद यहीं से लिखाना था हम लोग को कल ना, तो सीधा वहीं से स्टार्ट करते हैं इस सबको। चलिए मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत का प्रतिपादन किया मिचेल्स ने, ठीक है। अब देखिए मिचेल्स ने जो है ये क्या कहता है कि ये अल्पतंत्र के लौह नियम, देखिए अल्पतंत्र को ही कुलीन तंत्र कहा जाता है। कुलीन मतलब कुछ लोगों का तंत्र है, अल्पतंत्र मतलब जिनकी संख्या कम हो उसको हम क्या कहेंगे, अल्पतंत्र। देखिए जैसे होता नहीं, कल हम बताए थे कि इसी के अंतर्गत हमको याद आया कि ब्राइस की एक पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, ठीक है। और वो लोकतंत्र के जो है क्या मानता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष ये मानता है कि यहाँ पर क्या है, धन बल और बाहुबल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग को जहां पर दोष लिखाए हुए थे वहां पर लिखिएगा, ब्राइस की अगर चर्चा हो गई है तो हमने जो है या नोट करके लिख लीजिए, या दोष के नीचे हो तो ये बहुत शानदार प्रश्न है। जहां पर आप लोग लिखे हुए हैं कि दोष, जहां पर मुसोलिनी को लिखे होंगे, पैरेटो को लिखे होंगे विशिष्ट मान्यताओं के अंतर्गत में, दोष में जहां पर अरस्तु को, प्लेटो को, हैगवे को, टाकबिले को ना, नहीं दिखा, देखिए उसके आगे जो है लिखाया गया है आप लोग को, जहां पर लक्षण है, गुण है, उसके आगे फिर आपका वही आता है। दोष में यही लिखना है कि जो है ब्राइस की पुस्तक का नाम मॉडर्न डेमोक्रेसी है, और इसने कहा है कि जो है जो लोकतंत्र होता है ये जो है क्या है, सबसे बड़ी बुराई लोकतंत्र की क्या है, धन बल और बाहुबल की है। लाइए हम दिखाते हैं, लाइए लाइए लाइए। मॉडर्न डेमोक्रेसी,
लोकतंत्र के लक्षण, ये देखिए है तो, जहां पर ये लिखे हुए हैं आप लोग, हे अपमानित लोकतंत्र मैं तुमसे प्यार करता हूं, एडवर्ड कारपेंटर का कथन ना, इसी के नीचे ऐड कर लीजिए, इसी के नीचे ऐड करिएगा ब्राइस के अनुसार, या ऐसे लिख लीजिए ब्राइस की पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी है। ब्राइस की पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसमें कहा गया कि, जिसमें, हाँ, मॉडर्न डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी है, हाँ मॉडर्न डेमोक्रेसी। लेकिन जो आप लोग का पुस्तक का नाम पूछा जाता है वो इंग्लिश शब्दावली में ही पूछा जाता है, ठीक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसमें कहा गया है कि, जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई धन बल एवं बाहुबल है, जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई धन बल एवं बाहुबल है। धन बल एवं बाहुबल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे जो है, आगे जो है आप लोग जहां से कल लिखना शुरू किए थे विशिष्ट वर्ग सिद्धांत के अंतर्गत लिखिएगा, मीचेल्स के अनुसार, मीचेल्स के अनुसार मीचेल्स के अनुसार लिखिएगा, मीचेल्स ने, मीचेल्स ने मीचेल्स ने अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने प्रतिपादित किया? मीचेल्स ने। इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि, इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि, कल ये चीज तो समझा दिया गया था आपको वीडियो में और आप लोग को भी, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि किसी पार्टी के, किसी पार्टी के, किसी पार्टी के, किसी पार्टी के छोटे से हाई कमान द्वारा, किसी पार्टी के छोटे से हाई कमान द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है, जब पार्टी के किसी छोटे हाई कमान द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है, कोई निर्णय लिया जाता है, तो वह निर्णय, तो वह निर्णय, तो वह निर्णय सभी पार्टी जनों पर लागू होता है, तो वह निर्णय सभी पार्टी जनों पर लागू होता है, अर्थात बाध्यकारी होता है।
जब किसी पार्टी के छोटे से हाईकमान द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो वह सभी पार्टी जनों पर क्या होता है, लागू होता है, और अर्थात वो सभी के लिए क्या होता है, बाध्यकारी होता है, एक लौह नियम के सिद्धांत की तरह। ठीक है, फिर आगे जो है ये सारा चीज तो कल समझा दिया गया था कि जैसे मान लेते हैं जिला स्तर पर कोई जिला अध्यक्ष है और वो पार्टी के संदर्भ में कोई निर्णय ले रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि जो निर्णय ले रहा है सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर, सभी सदस्यों के ऊपर क्या होगा, उसका वो बाध्यकारी होगा, वो एक लोहे के नियम के समान क्या होगा, लागू होगा। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा, सी राइट मिल्स एंड मिली ब्लेंड्स, सी राइट मिल्स और मिली ब्लेंड्स सी राइट मिल्स सी राइट मिल्स और मिली ब्लेंड्स मिली ब्लेंड्स। ठीक है, अब देखिए जो सी राइट मिल्स और मिली ब्लेंड्स है ये क्या करते हैं, ये जो है क्या करते हैं, पावर इलीट देते हैं, मतलब सशक्त अभिजन का सिद्धांत देते हैं। क्या करते हैं, पावर इलीट, पावर इलीट या इसी को सशक्त अभिजन सिद्धांत, सशक्त अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। आप लोग लिख लीजिए, सी राइट मिल्स और मिली ब्लेंड्स पावर इलीट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सशक्त अभिजन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ठीक है, ये प्रश्न इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, आप लोग इसको कर लीजिएगा, अल्पतंत्र का लौह नियम कर लीजिएगा, पैरेटो ने जो कहा है उसको कर लीजिएगा, अभिजन संचरण सिद्धांत को हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। ये सारा प्रश्न आप लोग का जो है क्या है, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर तक जो है प्रश्न सारा चीज पूछा गया है आप लोग का। ठीक है, पावर इलीट या सशक्त अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा, इन लोगों का कहना है कि, इन लोगों का कहना है कि, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का कहना है कि अमेरिका की, अमेरिका की शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली का संचालन, अमेरिका की शासन प्रणाली का संचालन वकील, व्यवसायी एवं वेश्या, अमेरिका की शासन प्रणाली का संचालन वकील, व्यवसायी एवं वेश्या जैसे अभिजन के द्वारा किया जाता है, जैसे अभिजन के द्वारा किया जाता है। इन्हीं को अभिजन कहा गया, इन्हीं को विशिष्ट कहा गया। ठीक है, अमेरिका की शासन प्रणाली का संचालन वकील, व्यवसायी एवं वेश्या जैसे अभिजन के द्वारा किया जाता है।
ठीक है, ये चीज हो गया। फिर आगे जो है आप लोग लिखिएगा नई लाइन से जो है, नए पैरा से, शुम्पीटर के अनुसार, शुम्पीटर के अनुसार, शुम्पीटर के अनुसार शुम्पीटर के अनुसार। देखिए शुम्पीटर क्या करता है, शुम्पीटर जो है आप लोग देखेंगे, शुम्पीटर जो है इसी में क्या कहता है, वो कैपिटलिज्म की बात करता है, सोशलिज्म की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग लिखिएगा कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एवं डेमोक्रेसी, एवं डेमोक्रेसी, मतलब इसका मतलब क्या है, पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र। ठीक है, ये पुस्तक है उसकी, शुम्पीटर की पुस्तक है कि जो है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एवं डेमोक्रेसी नामक पुस्तक में उद्यमिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नामक पुस्तक में, नामक पुस्तक में उद्यमिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उद्यमिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्रतिपादन किया। इसको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, उद्यमिता का सिद्धांत। ये सीधा प्रश्न आप लोग का आया है कि उद्यमिता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया, जो है शुम्पीटर के द्वारा। फिर यहाँ पूछा गया है कि कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया और डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है किस विचारक का है, तो ये शुम्पीटर। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब जो है ये क्या था, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का जो है ये सारा चीज था। अब फिर लिखिएगा आलोचना, आलोचना। कल वाला जो सेट किए थे ज्यादा लिखने में मजा आ रहा था, आज आलोचना, किसकी आलोचना हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या विजन वर्ग सिद्धांत का जो है आलोचना, आलोचना। देखिए यहाँ पर जो है आलोचना में अब्राहम लिंकन साहब आते हैं और एक है मैकफर्सन। कौन है, मैकफर्सन, मैकफर्सन। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो अब्राहम लिंकन साहब, इनके द्वारा बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है। इनके द्वारा कहा जाता है कि जैसे आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं और कुछ को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसको लिखिएगा आप लोग, अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार लिखिएगा, आप कुछ देर के लिए, आप कुछ देर के लिए, आप कुछ देर के लिए
सभी को मूर्ख बना सकते हैं, सभी को मूर्ख बना सकते हैं। एवं कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। नहीं बना सकते। ठीक है, ये चीज आप इस सेंटेंस को समझिए, कितनी अच्छी बातें बोले हैं। मतलब आप कुछ देर के लिए सभी को मूर्ख बना सकते हैं। आप किसी को जो है कुछ देर के लिए मूर्ख बना सकते हैं, मतलब कुछ समय के लिए आप सभी को मूर्ख बना सकते हैं, और कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे फिर जो है लिखिएगा मैकफर्सन के अनुसार। ये चीज समझ में आया क्या है? देखिए यहां पर शब्दावली जो है कुछ देर की, अब ये तो मिट जाएगा, जाने दीजिए, समझ गए हैं ना इसको? हाँ, चलिए आगे फिर मैकफर्सन के अनुसार। मैकफर्सन के अनुसार मैकफर्सन के अनुसार मैकफर्सन के अनुसार ये क्या कहता है मैकफर्सन? ये कहता है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने लोकतंत्र को मानवीय स्तर से नीचा गिराकर बाजार संतुलन पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो लिखिएगा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने लोकतंत्र को मानवीय स्तर से नीचा गिराकर नीचे गिराकर बाजार संतुलन पर लाकर खड़ा कर दिया। बाजार संतुलन पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, ये कौन कहता है? मैकफर्सन साहब कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने लोकतंत्र को मानवीय स्तर से नीचे गिराकर बाजार संतुलन पर लाकर खड़ा कर दिया, या मानवीय आकांक्षा के स्तर से जो है लाकर खड़ा कर दिया। वहीं आगे लिख लीजिए एक और, मानवीय आकांक्षा, इसी में आकांक्षा ऐड कर लीजिए और शुद्ध हो जाएगा। मानवीय आकांक्षा के स्तर से नीचे गिराकर जो है
बाजार संतुलन पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की क्या हो गया, आलोचना हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग का क्या आ जाता है, बहुलवाद। तो आप लोग जो है फिर अब आप लोग का दूसरा है बहुलवाद। अच्छा देखिए, इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि अभिजन वर्ग सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समालोचनात्मक मतलब उसके महत्व और समस्या को बताना है। मतलब जो आपको लिखाया गया है कि आपका जो है पैरेटो है, जो समर्थक लिखाया गया है, जो आपको मिचेल्स को लिखाया गया है, जो सीराइट मिल्स को लिखाया गया है, मिलीब्लैंड को लिखाया गया है, शुम्पिटर को लिखाया गया, ये सारा चीज लिखना है। फिर लास्ट में आलोचना लिखना है। आलोचना में किसको, अब्राहम लिंकन को लिखना है और मैकफर्सन को लिखना है। हमको इसमें कहानी नहीं लिखना है, हमको क्या करना है, कथन लिखना है। कथन के माध्यम से चीजों को तैयार करना है। ठीक है, आगे जो है आप लोग बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत, जो बहुलवादी सिद्धांत है इसको 20 में हेडिंग डालिए और बड़े में हेडिंग डालिए। ठीक है, डिफरेंट दिखना चाहिए ना। जो जैसे विशिष्ट वर्गीय आप लोगों ने सिद्धांत लिखा, इसके समर्थक लिखे आप, इसके मान्यताएं जो भी था सारा चीज, ये पूरा डिफरेंट दिखना चाहिए कॉपी में। अगर कोई सिद्धांत है तो पूरा आपका डिफरेंट दिखना चाहिए, ताकि माइंड इमेजिंग कर सके उस समय और पता चले हु बहु पूरा एक फॉर्मेट पे लिखा जा रहा है कॉपी में। तो वो फिर क्या होगा, रिकॉल माइंड नहीं कर पाएगा, अरे लिखा क्या गया, कैसे किया गया। ठीक है, देखिए बहुलवादी सिद्धांत जो है इसके समर्थक आप देखेंगे, समर्थक, इसके समर्थक कौन है, रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल, रॉबर्ट डाहल जो है ये बहुलवादी सिद्धांत के सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता हैं। कौन है, सीधा प्रश्न पूछा गया है। और फिर रॉबर्ट डाहल के बाद जो है यहाँ पर बेंटले हैं, इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है ए प्रेफरेंस, ए प्रेफरेंस ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। अमेरिकन डेमोक्रेसी। फिर दूसरा है बेंटले, इसके समर्थक में कौन है, बेंटले। और बेंटले की पुस्तक है क्या है, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इन्हीं बेंटले के द्वारा ही जो है आप लोग देखेंगे, बेंटले के द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो है समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका, हाँ समूह सिद्धांत। समूह, आप लोग भी लिखते हुए चलिएगा, समूह सिद्धांत या ग्रुप थ्योरी, ग्रुप थ्योरी का प्रतिपादन किया, का प्रतिपादन किया। आप लोग यहां तक लिखिएगा। रॉबर्ट डाहल, उनकी पुस्तक ए प्रेफरेंस ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद जो है बेंटले का लिखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और ये बेंटले ने ही जो है समूह सिद्धांत दिया था या ग्रुप थ्योरी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लिखिए, फिर इसी में जो है आपके ट्रॉमैन आ जाएंगे, या उन्हीं को ट्रूमैन कहा जाता है, लिपसेट आ जाएंगे, पॉलिटिकल मैन। आप लोगों को गर्मी लग रहा हो तो फैन ये चला लीजिए। क्या नाम है आपका, आंचल अंजलि, क्या नाम है आपका, आंचल अंजलि, आंचल अंकिता, हाँ।
तो गर्मी लग रहा होगा तो बताइएगा, वहां से जो है फैन ऑन कर लीजिएगा। लिख लीजिएगा तो बताइएगा इसको। हो गया। पानी आप लोग का आया कि नहीं वहाँ? पीना हो पी लीजिए। आगे जो है फिर लिखिएगा, आगे लिखिएगा ट्रामैन। कहीं पर आपको ट्रू मैन भी दिखता है ये, ठीक है। ट्रामैन या ट्रू मैन एक ही चीज है, जान लीजिए। गवर्नमेंटल प्रोसेस, इनकी पुस्तक का नाम है गवर्नमेंटल प्रोसेस। गवर्नमेंटल प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आएंगे लिपसेट। लिपसेट, लिपसेट ये जो है पॉलिटिकल मैन, इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल मैन। पॉलिटिकल मैन, इसको लिख लीजिए, पॉलिटिकल मैन। हाँ, ये सब समर्थक हैं और ये उनकी पुस्तकें हैं। आप लोग का जो है अगर पुस्तक का नाम देखेंगे, देखिए मैकियावेली का पुस्तक का नाम द प्रिंस, और फिर उसी के अंतर्गत और जो है अरस्तू की पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स, और फिर उसी के अंतर्गत देखेंगे स्पेंसर या फिर देखेंगे एंगल्स की पुस्तक का नाम फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी, और फिर उसी के बाद स्पेंसर की पुस्तक का नाम देखेंगे इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट, और फिर उसी के क्रम में आप जाएंगे तो मिस फॉलेट की पुस्तक का नाम क्या था? न्यू इंडिया, न्यू स्टेट, न्यू स्टेट। और मॉडर्न स्टेट किसकी पुस्तक का नाम था? मैकाइवर। मॉडर्न डेमोक्रेसी किसका पुस्तक का नाम था? अभी आज लिखा गया ब्राइस। मॉडर्न डेमोक्रेसी ब्राइस का। फिर इसी के बाद जो है आप लोग देखिए क्रम से जो है आप लोग इसी में देखिए पैरेटो, पैरेटो को देखेंगे, उसी में माइंड एंड, ये मीचल्स का था, माइंड एंड सोसाइटी, इलीट थियरी। हाँ, मीचल्स का जो है क्या था? पॉलिटिकल पार्टी, मीचल्स की ये पुस्तक का नाम है। फिर आप लोग इसके क्रम में जो है देखेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, ये सारा चीज रॉबर्ट डाहल वाहल को, तो रॉबर्ट डाहल की पुस्तक का नाम यहाँ पे क्या हो गया? ए प्रेफरेंस ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। रॉबर्ट, इसके बाद बेंटले की पुस्तक का नाम क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और ट्रूमैन की पुस्तक का नाम क्या है? गवर्नमेंटल प्रोसेस। और फिर लिपसेट की पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल मैन। ये सारा चीज जो है ये है, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग क्लास में जैसे अभी ये चीज किया गया, आप लोग जैसे बोल रहे हैं ना, इसको बोलिए। ये क्या होगा देखेंगे आप लोग, इस पुस्तक को कम से कम हम लास्ट तक इतनी बार चर्चा कर देंगे, आप लोग के दिमाग में वैसे बैठ जाएगा कहाँ क्या है कैसे है। और इसीलिए देखिए सारा चीज जो है यहाँ पर लेखन करते हैं ताकि वो चीज आपके माइंड में एक इमेजिंग बन जाए क्या है। नहीं तभी इसको हम क्या करते आगे लिखाते हुए बोलते हुए चले जाते, कोई उसमें वो नहीं था,
ठीक है, आगे फिर देखिए, देखिए इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा जाता है, बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है कि इसके जो है सबसे बड़े प्रतिपादक कौन है, रॉबर्ट डाहल हैं। और इसमें कहा गया कि राजनीतिक खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी जो है विभिन्न व्यवसायों के व्यवसायी होते हैं। नेता जो होते हैं वो रेफरी मात्र होते हैं। नेता जो होते हैं क्या होते हैं, रेफरी मात्र होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे समाज में आप लोग देखेंगे, देश में जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायी पाए जाते हैं, उद्यमी पाए जाते हैं, और उसमें एक लोग होते हैं, और इन उद्यमियों के बीच में क्या रहता है, कंपटीशन का भाव रहता है। कुछ उद्यमी रहेंगे सत्ता पक्ष की तरफ उनका झुकाव रहेगा, कुछ उद्यमी रहेंगे जो विपक्ष की तरफ उनका झुकाव रहेगा। इनका उद्देश्य क्या होता है, अपने हित को पूरा करना। अब ये उद्यमी जो उद्यमी होता है, जब इनके पक्षधर आदमी सत्ता में आ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं, और सरकार से क्या कहते हैं, अपने हित के लिए कानून बनाने की बात करते हैं। अब इसी में हम लोग एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो है सदन में देखेंगे हमेशा विपक्ष के द्वारा जो है राहुल गांधी जी के द्वारा हमेशा सत्ता पक्ष पर कमेंट किया जाता है कि अडानी अंबानी की बात करते हैं ना। अब ये इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि जो अडानी है अंबानी है ये क्या है, ये सत्ता की जो देखिए मोदी जी को तोता बना दिया जाता है उसमें। ये उन लोग जो विपक्ष जो आलोचना करता है, कहता है कि अडानी और अंबानी की वजह से सत्ता में बैठे हुए हैं, ना कि ये ना इनके वजह से वे बैठे हुए हैं। तो उद्यमी कौन हुआ, अडानी जी हुए, और फिर नेता कौन हुआ, मोदी जी हो गए। अब जैसे कोई भी सरकार है उनको क्या होता है, उनको जो है पैसे की फंडिंग किया जाता है। अब पैसे की फंडिंग से पार्टी का क्या होता है, उत्थान होता है, चुनाव प्रचार में काम आता है, लोक लुभावन कार्यों में काम आता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आज मान लीजिए मोदी जी सत्ता में हैं विपक्ष के अनुसार, तो ये किसका काम कर रहे हैं, कहते हैं कि ये अडानी जी का काम कर रहे हैं, अंबानी जी का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका में बहुत सारी चीज हुआ, ऐसा आरोप लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा कि जो है अडानी के वजह से सरकार ने कई समझौता ऐसा कर लिया जो देश के हित में नहीं था, जो आरोप लगाया जाता है। तो कहने का मतलब ये सही है गलत है इसकी पुष्टि हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये चीज समझने के लिए आप लोग देखेंगे उद्यमी, कहने का मतलब जो कहा गया कि राजनीतिक खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन होते हैं, उद्यमी होता है, विभिन्न व्यवसायों के व्यवसायी होते हैं। नेता जो होता है वो क्या होता है, रेफरी मात्र होता है। और इन्हीं विभिन्न व्यवसायों के मध्य में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, और जब यही व्यवसायी के पक्षधर सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, उनके ऊपर इनका प्रभाव होता है, और जिनके लिए सरकार कानून का निर्माण करती है उनके हित के लिए। ये कौन कहता है, बहुलवादी सिद्धांत या रॉबर्ट डाहल जैसे विचारक कहते हैं। ये हमारा आपका या किसी का ये व्यक्तिगत विचार नहीं है। ठीक है, लिखिएगा इसके अंतर्गत एक पुस्तक का नाम लिख लिए है ना सारा चीज। हाँ, आगे लिखिएगा, जो है बहुलवादी सिद्धांत के सबसे बड़े प्रवक्ता, बहुलवादी सिद्धांत के सबसे बड़े प्रवक्ता, सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता, बहुलवादी सिद्धांत की बहुलवादी सिद्धांत के सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता रॉबर्ट डाहल हैं, रॉबर्ट डाहल हैं। रॉबर्ट डाहल हैं। अतः इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि, अतः इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि, यह कहा जाता है कि, हाईलाइट में लिखिएगा ऐसे, यह कहा जाता है कि राजनीतिक खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी
राजनीतिक खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी राजनीतिक खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी विभिन्न व्यवसायों के व्यवसायी होते हैं। विभिन्न व्यवसायों के व्यवसायी होते हैं। विभिन्न व्यवसायों के व्यवसायी होते हैं। विभिन्न व्यवसायियों के व्यवसायी होते हैं एवं नेता रेफरी मात्र होते हैं। एवं नेता रेफरी मात्र होते हैं। नेता रेफरी मात्र होते हैं। रेफरी मात्र होते हैं। इन व्यवसायियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होता है। उसी के अंतर्गत लिखिएगा, इन व्यवसायियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होता है। प्रतिस्पर्धा होता है। प्रतिस्पर्धा होता है। अतः ये व्यवसायी अपने हित के कार्य के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अतः ये व्यवसायी अपने हित के कार्य के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। सरकार पर दबाव डालते हैं। ब्रैकेट में वही लिखिएगा, सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यवसायी। जो सबसे ज्यादा व्यवसायी होगा, जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा, उसी का प्रभाव सरकार पर पड़ेगा। तो ये समझने के लिए लिख लीजिए ब्रैकेट में कि सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यवसायी, ब्रैकेट बंद, अपने हित के कार्य के लिए क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार उनसे संबंधित मतलब किससे, व्यवसायी से संबंधित, और सरकार उनसे संबंधित कानूनों का निर्माण करते हैं। कानूनों का निर्माण करते हैं। कानूनों का निर्माण करते हैं। कानूनों का निर्माण करते हैं जो उनके हित को पूरा करता है। जो उनके हित को पूरा करता है। ठीक है, ये चीज हुआ। तो ये चीज बहुलवाद समझ में आया क्या है? कहने का मतलब क्या है, क्लास में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को हर एक लाइन का, हर एक शब्द का महत्व पता होना चाहिए। हमारे क्लास का उद्देश्य ये है। ठीक है, हमको केवल यहाँ ऐसा नहीं करना है कि लेक्चर देना और चले जाना है। आप लोग को जो कोई शब्दावली हो, जो कोई संशय हो, जो कोई प्रश्न हो, आप लोग बेहिचक तरीके से उसको पूछ सकते हैं, चाहे कोई किसी शब्द का अर्थ हुआ, कोई चीज। क्योंकि हमको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि हम लोग का क्लास सप्ताह में जो है 3 दिन चल रहा है, 3 दिन बंद होगा। आप लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग का क्लास लगातार चल रहा है, लगातार 1.5 घंटा 2 घंटे का क्लास चलता है, इसलिए बहुत पर्याप्त समय है। लेकिन लगातार चलना चाहिए। लेकिन अगर बंद चल रहा है तो फिर वही है कि सिलेबस लास्ट में क्या कर देना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। तो ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक है, ये चीज हुआ बहुलवाद। फिर उसके बाद जो है आप लोग लिखिएगा सहभागिता मूलक सिद्धांत।
सहभागिता मूलक सिद्धांत। सहभागिता मूलक सिद्धांत। अब देखिए सहभागिता मूलक सिद्धांत जो है, इसके अगर हम लोग समर्थक को देखते हैं, इसके समर्थक कौन है? मैकफर्सन और लास्की। मैकफर्सन लास्की इसके जो है समर्थक हैं। और इसी में कहा जाता है कि जो है समाज के हाशिए पर खड़े हुए व्यक्ति को जब सत्ता में भागीदारी प्रदान किया जाता है, तब उसी को क्या कहा जाता है? सहभागिता मूलक। सहभागिता मतलब समान भागीदारी प्रदान करना ही क्या है? सहभागिता मूलक है। तो आप लोग लिखिएगा, इसके समर्थक मैकफर्सन एवं लास्की हैं। आप लोग ये हेडिंग डाले हुए ना, सहभागिता मूलक ना, बीच में डालिएगा, फिर अच्छे से फिर लिखिएगा। आप लोग त्रुटि बहुत कर रहे हैं, जान लीजिए। देखिए सीधा सीधा लिखा गया है आप लोग का भी। इससे क्या रहता है ना, जैसे मान लीजिए कोई हेडिंग डिफरेंट दिख रहा है, बड़े अक्षरों में लिख रहा है, तो वो याद करने में बहुत सहजता रहता है, दिमाग फिर वहां बार बार होता है। ठीक है, लिखिएगा इसके जो है समर्थक मैकफर्सन एवं लास्की हैं। बाकी ठीक है, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा ना। ये सारा काम क्या होता है? धीरे धीरे बनता है। जैसे मान लीजिए कभी जिसका प्रैक्टिस नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे अपना। इसके समर्थक जो है मैकफर्सन एवं लास्की हैं। लिखिएगा, सहभागिता का तात्पर्य, सहभागिता मूलक का तात्पर्य समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को, समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को, समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जब सत्ता में भागीदारी प्रदान किया जाता है, जब सत्ता में भागीदारी प्रदान किया जाता है, तो इसे सहभागिता मूलक कहा जाता है। तब इसे सहभागिता मूलक कहा जाता है। सह मतलब साथ साथ चलना, सभी लोगों की भागीदारी होना। ठीक है, देखिए इसके शब्दों में ही इसका अर्थ निहित है। आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी विषय पढ़ेंगे, अगर जान लीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो गया, तो उसका जो 70% समाधान आपके पास सोच विचारधारा आ जाएगा कि इसको हमको लिखना क्या है इसमें। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा, अर्थात इसका अर्थ यह है कि, अर्थात इसका अर्थ यह है कि, अर्थात इसका अर्थ यह है कि, समाज के सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निर्णयों में,
समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक निर्णयों में भागीदार बनाना। भागीदार बनाना मतलब उनका भी सलाह लेना एक बार कि क्या ये चीज करना सही है। ठीक है, भागीदार बनाना। चलिए फिर आगे जो है आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा, इसे ही आदर्शवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। या ऐसे लिख लीजिए, इसमें नई लाइन से लिख लीजिए, मैकफर्सन ने इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा। मैकफर्सन ने इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा। भाई आदर्शवादी तो बन ही गया जब सभी व्यक्तियों को समान भागीदारी प्रदान किया जा रहा है समाज में। आगे फिर लिखिएगा, मैकफर्सन के अनुसार। मैकफर्सन का कहना है कि जो है, क्या कहना है इनका, कि सहभागिता मूलक में जो है क्या है, इसमें व्यक्ति अपने विकासवादी और सृजनात्मक क्षमता या सृजनात्मक स्वतंत्रता का उपभोग करता है। लिखिएगा इसके अंतर्गत, मैकफर्सन के अनुसार व्यक्ति अपने विकासवादी एवं सृजनात्मक स्वतंत्रता का उपभोग करता है। स्वतंत्रता का उपभोग करता है। मतलब जो है इस आदर्शवादी समाज में व्यक्ति क्या करता है कि अपने जो है विकासवादी और सृजनात्मक स्वतंत्रता का उपभोग करता है। ठीक है, अगर व्यक्ति को मान लीजिए कि आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, अगर आपको समाज में जो है समान भागीदारी ना प्रदान किया जाए, आपको आपकी जाति के नाम पर, आपके धर्म के नाम पर, आपके संप्रदाय के नाम पर, आपके क्षेत्र के नाम पर अगर आपको वंचित कर दिया जाता है, तो क्या आप अपने विकासवादी और सृजनात्मकता का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैकफर्सन कहता है कि ये इसी को क्या कहा जाता है, जो है आदर्शवादी सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये समानता और जो है सहभागिता जैसे मूल्यों पर क्या करता है, बल देता है। इसका कहना यह कि समाज में सभी व्यक्ति समान हो, सभी व्यक्तियों को समाज में सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी प्रदान किया जाए, तब जाकर एक आदर्शवादी राज्य का निर्माण हो सकता है। ठीक है, ये चीज हो गया। आगे फिर लिखिएगा, आगे जो है लिखिएगा, रूस जैसे या चीन जैसे लिखिएगा। चीन और रूस में आप देखेंगे वहां साम्यवादी देश पाया जाता है। ठीक है, और एक चीज में आप लोग और ऐड कर सकते हैं, अगर इसी सिद्धांत को जनवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। हाँ, जनवादी सहभागिता मूलक सिद्धांत के अंतर्गत ही इसे ही जनवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ना, इसमें जनता ही सर्वोपरि होता है सारा चीज। जनवादी, इसे जनवादी भी कहा जाता है, इसे जनवादी भी कहा जाता है।
फिर आगे लिखिएगा, चीन जैसे देश साम्यवादी, चीन जैसे देशों में साम्यवादी पाया जाता है, चीन जैसे देशों में साम्यवादी पाया जाता है। साम्यवादी पाया जाता है। आगे लिखिएगा बर्नहम, बर्नहम। आप लोग सोच रहे हैं इतना खराब खराब नाम अंग्रेजों ने रख दिया है अपना, इनको याद करने में लिख कर वो अपना गए हैं, नाम अपना रखें, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को, है कि नहीं? तो ये चीज, इनके विचारों को धारण कीजिए। हम लोग जैसे हम लोग ये हिस्ट्री पढ़ते नहीं है कि अंग्रेजों का जो है सोच क्या था, आप जो है शरीर से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज होना चाहिए, ठीक है? वो अपने कार्यों को संपादित करने के लिए काम करते थे ताकि उनकी मशीनरी सही तरीके से संचालन हो सके। लिखिएगा बर्नहम के अनुसार इन्होंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इन्होंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं मार्क्सवादी सिद्धांत को, एवं मार्क्सवादी सिद्धांत को आपस में मिला दिया, आपस में मिला दिया। आपस में मिला दिया, ठीक है? ये सारा चीज हो गया। अब इसके बाद लास्ट में आपका क्या बचता है? मार्क्सवादी सिद्धांत है, मार्क्सवादी लोकतंत्र। लास्ट है आपका, इस लोकतंत्र के संदर्भ में ये सब खत्म करते हैं। मार्क्सवादी लोकतंत्र, देखिए फिर वही चीज है, फिर वही टॉपिक आया हमारा, मार्क्सवादी लोकतंत्र। अब जैसे कि इसमें फिर आप लोग को बता दिया गया कि जो मार्क्सवादी यहाँ पर ये जो बात करता है, ये मार्क्सवाद क्या कहता है लोकतंत्र को? इसी को ये उदारवाद कहता है। क्या कहता है? इसी को उदारवाद कहता है। और ये उदारवाद को आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब उदारवादी टॉपिक में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि ये आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, निजी संपत्ति की बात करता है, पूंजीवाद की वकालत करता है। इसलिए हम यहाँ पर ये प्रभुत्वशाली वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, पराधीन वर्ग, ये सब नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया ये सारा चीज, ठीक है? अब ये मार्क्सवादी लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? उदारवादी जो है कहा जाता है। अब इसी में कहा गया कि मार्क्सवाद क्या कहता है लोकतंत्र को? राज्य को क्या कहता है? शोषण का यंत्र कहता है। क्या कहता है? शोषण का यंत्र, शोषण का यंत्र। अब ये कहता है भैया शोषण का अंत तभी होगा जब राज्य का अंत होगा। शोषण का अंत कब होगा? जब राज्य का अंत होगा, या कह सकते हैं जब जो है बुर्जुआ राज्य का अंत होगा। अब इसी बुर्जुआ राज को क्या कहा गया था? प्रभुत्वशाली वर्ग। अब देखिए, अगर आप लोग को याद है तो बताइए, समाज दो वर्गों में बटा है। एक, हाँ, बुर्जुआ वर्ग को क्या कहा जाता है? अमीर और गरीब ना, अमीर और गरीब में बटा है। अब देखिए अमीर की संख्या कितनी है? 10%। गरीबों की संख्या कितनी है? 90%। अब यहाँ पर जो है जब प्रभुत्वशाली वर्ग जो अमीर रहेगा, आप लोग समाज में देखते होंगे जो अमीर व्यक्ति होता है कहीं न कहीं वास्तव में भी अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए गरीबों का शोषण करता है ना। अब जब ये राज्य, मतलब जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति है, जो बुर्जुआ है, जो अमीर है, जब वो राज्य का शोषण करेगा, मतलब राज्य का नहीं गरीब का,
तो गरीब का शोषण करेगा तो इसमें क्या होगा, क्रांति होगा। अब जब क्रांति होगा तो जिसकी संख्या ज्यादा उसी की जीत होगी। अब यहां पर क्या होगा, गरीब व्यक्ति की संख्या 90% है, अमीर व्यक्ति की संख्या 10% है। अब इसमें क्या होगा, क्रांति होगा, तो क्रांति में विजयी कौन होगा, गरीब व्यक्ति होगा ना। अब जब गरीब व्यक्ति इसमें विजयी हो जाएगा तो ये जो प्रभुत्वशाली वर्ग रहता है अपने हित के लिए क्या करता है, राज्य का। अच्छा याद आ गया, आप लोग का कंपटीशन करवाए थे उस क्लास में, याद आया कि नहीं आया, कि आप लोग को जो हम प्रभुत्वशाली वर्ग के अंतर्गत रखे थे और आप लोग को जो है किस में रखे थे, गरीब, और लास्ट में गरीब वर्ग ही विजयी होता है ना। तो सबसे अच्छा ये चीज है याद करने का तरीका। और राज्य में जो है वर्ग विहीन, समाज विहीन और राज्य विहीन राज्य की स्थापना हो जाती है। और फिर जो है एक प्रकार से जो है लिखिएगा, हाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, मार्क्सवादी लोकतंत्र। इसी में आप लोग को द्वंद्वात्मक सिद्धांत पढ़ा चुके हैं, वर्ग संघर्ष पढ़ा चुके हैं, वर्ग क्रांति बता चुके हैं ना, ऐतिहासिक पढ़ा चुके हैं, मतलब जो आधारभूत इसके होते हैं। और इसी में जो है आपको पुस्तक भी देखेंगे, दास कैपिटल हो गया, मैन्युफेस्टो हो गया, ये सारा चीज बता चुके हैं। ये मार्क्सवाद का जो अलग टॉपिक था जो पढ़ाया गया है उसी में सारा चीज कंप्लीट किया गया है। ये तो इसमें सतही चीज लिखना है हमको लोकतंत्र के संदर्भ में। लिखिएगा, लिखिएगा, इसे उदारवाद, इसे उदारवाद भी कहा जाता है, इसे उदारवाद भी कहा जाता है। क्योंकि यह आर्थिक स्वतंत्रता एवं निजी संपत्ति पर बल देता है। क्योंकि यह आर्थिक स्वतंत्रता एवं निजी संपत्ति पर बल देता है। निजी संपत्ति पर बल देता है, निजी संपत्ति पर बल देता है। राज्य एक शोषण का यंत्र है, राज्य एक शोषण का यंत्र है। राज्य एक शोषण का यंत्र है। राज्य से शोषण का अंत तभी होगा, राज्य से शोषण का अंत तभी होगा, तभी समाप्त होगा। राज्य से शोषण का अंत तभी समाप्त होगा जब राज्य का अंत होगा। जब राज्य से शोषण का अंत तभी समाप्त होगा जब राज्य का अंत होगा, जब राज्य का अंत होगा। इसके अंत होने के फलस्वरूप, इसके अंत होने के फलस्वरूप इसके अंत होने के फलस्वरूप समाजवाद की स्थापना स्थापित हो जाएगी। समाजवाद की स्थापना स्थापित हो जाएगी। अर्थात 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 यह लोकतंत्र जन कल्याणकारी एवं जनतांत्रिक बन जाएगा। अर्थात यह लोकतंत्र जन कल्याणकारी एवं जनतांत्रिक बन जाएगा।
जनतांत्रिक बन जाएगा। जनतांत्रिक बन जाएगा। ठीक है, आगे जो है एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। अंत में राज्य विहीन, वर्ग विहीन, राज्य विहीन, वर्ग विहीन एवं समाज विहीन की स्थापना स्थापित हो जाएगा, की स्थापना हो जाएगा, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, ये चीज। तो फाइनली जो है ये आप लोगों का लोकतंत्र का जो टॉपिक था ये जो है कंप्लीट हो जाता है। अरे समाप्त क्या, इतना बड़ा टॉपिक है, करें समाप्त है? हाँ, लोकतंत्र वाला टफ भी है, लोकतंत्र से प्रश्न भी पूछा गया है। आप लोग जाकर PYQ लगाएंगे तब आप लोग देखिएगा, लोकतंत्र हो गया, प्रजातंत्र हो गया, अब इसके बाद जनमत आपका आएगा। ये सारा चीज जो है आपका अच्छा टॉपिक है। और खैर हम लोग जो है लोकतांत्रिक देश में अगर रह रहे हैं तो हम लोग को लोकतंत्र व्यवस्थित पढ़ना और जरूरी हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर भारत देश में निवास कर रहे हैं तो हमको गांधी जी के विचारों को भी आत्मसात करना चाहिए, अंबेडकर के भी विचारों को आत्मसात करना चाहिए, चंद्रशेखर के भी विचारों को आत्मसात करना चाहिए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के विचारों को भी आत्मसात करना चाहिए। कम से कम आप जब विचारों को, अच्छा हम इस पर एक अपना कंटेंट भी तैयार कर रहे हैं, विचारों के संदर्भ में जो है आप लोग के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं कि इंडियन थॉट जो है उनका विस्तृत तरीके से टाइपिंग हम करवाएंगे आप लोग के लिए। इंडियन जो है उसमें गांधी हो गए, अंबेडकर हो गए, समस्त जो है राम मनोहर लोहिया हो गए, BD सावरकर हो गए, तमाम प्रकार के जो भी लोग हैं उनका एक आप लोग को हम देंगे नोट। और फिर जो है प्लेटो, अरस्तु का, इनका और विस्तृत जो है जैसे आप लोग नोट्स को पढ़िएगा और उसके बाद जब समय पाइएगा लगेगा कि हमको अब कुछ पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो वो आपको ज्ञान भी देगा, समाज के प्रति एक नई सोच भी देगा, सारे एंगल से आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से भी फायदा करेगा, प्लस सामाजिक स्तर पर भी आपको मेंटेन करेगा। ठीक है, इस पे भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं। और प्लस आप लोग का जो है सोच रहे हैं कि आप लोग का सन 2000 से लेकर 2026 तक जितना भी TGT PGT का पेपर हुआ है, आप लोग को भी हम इसका मैटर अवेलेबल कराएंगे, ज्योग्राफी में लेकिन अवेलेबल कराएंगे, इसका भी नोट्स जो है इसका हम अवेलेबल करवाएंगे व्यक्तिगत, लेकिन आप लोग के लिए रहेगा, किसी और के लिए नहीं रहेगा। हाँ, और ये मुश्किल से बहुत ज़्यादा इसका जो पेज होने वाला है, ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा 100 पेज में रहेगा। और 100 पेज में जो रहेगा खासकर ये TGT के जो बच्चे हैं और PGT के जो बच्चे हैं, जो तथ्यात्मक पूछा जाता है, हमको 800 पेज नहीं पढ़ना है, हमको कितना पढ़ना है, 100 पेज को पढ़ना है। और 100 पेज को वही चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हो, चाहे अदर चीज पूछा हो, हमको सबको उसमें समाहित कर देना है। खैर अभी बात करेंगे उसको टाइपिंग करने के लिए क्या है क्या नहीं, सारा चीज जब तैयार हो जाएगा तो आप लोग को जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक क्या मतलब है। तो ठीक है, बाकी कल आइए आप लोग।